नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कफीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर में पहले दौर में ऐतिहासिक 70 और झारखंड में 62% से ज्यादा मतदान। किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं। 2 दिसंबर को दूसरे दौर का होगा मतदान। श्रम सुधारों पर सरकार को बड़ी कामयाबी। श्रम विधि संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित। वाम दलों ने किया वॉकआउट। बीमा बिल पर सिलेक्ट कमेटी की समय सीमा 12 दिसंबर तक बढ़ी। राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर, विपक्ष ने उठाए सवाल। काले धन पर संसद में अवरोध, विपक्ष की चर्चा की मांग पर सरकार तैयार। लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट। नेपाल से कई समझौते, तय रूट पर एक दूसरे के वाहनों की इजाजत। 500 और 1000 के नोट ले जाने पर लगी पाबंदी हटी। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। और पहली खबर में बात होगी आज पहले दौर के मतदान की। जम्मू कश्मीर में आज शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड 70% से ज्यादा मतदान की खबर है। कहीं से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पहले दौर में 15 विधानसभा सीटों पर 123 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को पहले दौर का मतदान ऐतिहासिक रहा। राज्य में पहली बार 70% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। I gave this figure of 70% overall so far, which is likely to go up. This compares with 64.97 in 2008 Vidhan Sabha. लोगों ने अलगाववादियों के चुनाव बहिष्कार की धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। गंदरबल, बांदीपुरा, डोडा और रामबन में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। हम ऐसे नेता को चुनना चाहेंगे जो देश को तरक्की पे लाए, हमें आसानी से मिल सके, हमारी प्रॉब्लम को समझे। राज्य में पहले दौर में जम्मू क्षेत्र की 6, कश्मीर की 5 और लद्दाख क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें बांदीपुर की 3, गंदरबल, लेह, कारगिल, किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिले की 2-2 सीटें हैं। 14 सीटें सामान्य हैं, वहीं 1 सीट आरक्षित है। पहले दौर में 7 मंत्रियों और 12 मौजूदा विधायकों समेत 123 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो जम्मू कश्मीर में पहले दौर का मतदान शांतिपूर्ण रहा है और अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़ा करीब 75% को भी छू जाए तो अचरज की बात नहीं होगी। बातचीत करेंगे पहले दौर का मतदान आखिर क्या इशारा कर रहा है जनता की नज़र में भी और राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से भी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद साहब हैं। अनिल, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो आंकड़ा आ रहा है, ये बहुत ही, मैं कहूँ कि सुखद समाचार घाटी के लिहाज से। घाटी के लिहाज से, प्रजातंत्र के जो एक वैल्यू है प्रजातांत्रिक, उसके लिहाज से, और इसका चूंकि जम्मू कश्मीर की बात है तो बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है, खबरों में गलत वजहों से बना रहा है, चर्चा में रहा है। इसका एक इंटरनेशनल आयाम भी है। इसका संदेश एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी है, क्योंकि कुछ लोग या जो लोग जितने भी 50 साल से 60 साल से इस चीज़ को एक पिक्चर एक अलग सी देने को लगे हुए थे कि कश्मीर में ज़्यादतियाँ हैं, कश्मीर का आवाम पता नहीं क्या सोचता है, क्या करता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 इलेक्शन से मुतवातिर हर इलेक्शन में परसेंटेज बढ़ रही है और इस बार 70% को क्रॉस करके, और आपने बहुत सही कहा क्योंकि ये बड़ा हिली क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, तो ये परसेंटेज अगर मतलब आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 5% से भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि अभी तक कैलकुलेशंस जो हैं ये रफ कैलकुलेशंस हैं, ये एस्टिमेट्स हैं। तो दूर दराज एरिया, हालांकि आजकल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी का इलेक्शन कमीशन बहुत व्यापक तौर पे इंतजाम करते हैं, यूज करते हैं, तो ये बढ़ेगा। तो मैं इसको बड़ा हिस्टोरिक मानता हूं क्योंकि इसके आयाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हैं। और जिस तरह से तैयारियां थी, मैं कहूं, और जो ठीक मतदान से पहले या पूरी चुनावी प्रोसेस से पहले बाढ़ का हमने विभीषिका देखी, कहर देखा, उसके बाद मतदाताओं का निकलना, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, ये असल में बताता है कि जनता वहाँ पर किस तरीके से उस हिस्से में शामिल होना चाहती है, जिसको लेकर मैं कहूँ कि कुछ लोग या फिर अलगाववादी भले ही उनको अलग तरह की एक सीख या फिर बहकावे की कोशिश करते रहे हों। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अलगाववादी तत्व जो हैं उनको कहीं ना कहीं आभास हो गया था ये। इसलिए अगर आप पिछले चंद दिनों की रिपोर्ट्स देखें या
कश्मीर से रिलेटेड चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखें, तो अलगाववादी लोगों ने कहीं पे एक कॉल दे के उसके बाद उसको छोड़ दिया वहीं पे। उन्होंने उसको कंसिस्टेंटली परस्यू नहीं किया जैसे गत वर्षों में वो करते थे। सब हड़ताल की कॉल है, कहीं कोई दूसरा अनासर आ जाता है, वो ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंड या मानसिकता से ये तत्व भी डर गए थे कि ऐसा ना हो हम परसिस्टेंट एफर्ट भी करें और बाद में हमें मुंह की खानी पड़े। तो एक तो इसका ये आयाम था कि कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में ये था कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लेना है, अपनी मर्जी मुताबिक सरकार बनानी है। हर सरकार के खिलाफ शिकायतें होती हैं, जो अभी इनकम्बेंट सरकार थी उसके खिलाफ भी शिकायतें हैं, मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। तो कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है बहुत तारीफ करनी होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासकर कश्मीर के लोगों की, कि उन्होंने बैलेट के जरिए अपना हक जताने की कोशिश किया कि यार ये सरकार अगर इसने ठीक नहीं की तो हो सकता है वो नई किसी सरकार को ले आए जो उनके लिए अच्छा करे। उस लिहाज से भी ये बहुत अहम कदम है। एक और जो अब अगर पॉलिटिकल पार्टियों के लिहाज से देखूं, वोटिंग परसेंटेज का इस तरीके से अब जाना, एक ऐतिहासिक स्तर पर छू जाना, क्या क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ अच्छे संकेत हैं, या फिर मैं कहूं कि राष्ट्रीय दलों के लिहाज से यहाँ पर कुछ अच्छा नजर आता हुआ दिख रहा है पहले फेज में? आप देखिए, ज़्यादा वर्चस्व तो जो जहाँ के सेगमेंट आज हुए हैं इसमें मिक्सचर रहेगा। अगर हम 5 फेज की बात करें तो बाद में कहीं विश्लेषण हम कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का और राष्ट्रीय दलों का मिश्रण रहेगा, चूँकि जो कश्मीर वादी में जितनी सीट्स हुई हैं तो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व जाहिर है रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा, भूतपूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब की पार्टी है पीडीपी, उनका रहेगा, तो वहाँ उनका रहेगा। आप लद्दाख की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा का वहाँ कुछ ना कुछ प्रभुत्व है वहाँ पे। इसी तरह से जम्मू रीजन में डोडा किश्तवाड़ ये रेंज है जहाँ से के लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा में जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, वहीं से आते हैं वो, तो वहाँ पे उनकी वजह से, हालांकि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी उनको फेस करनी पड़ रही है, कांग्रेस की अंतरकला बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव टूर किया वहाँ पे, बड़ी कैंपेनिंग की है, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय दल कांग्रेस का भी वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और ये जो पहले फेज की वोटिंग परसेंटेज मैं कहूँ अनिल साहब, तो क्या ही कहा जाए कि जनता हालिया जो मैं कहूँ कि विभीषिका थी उसका गुस्सा भी दिख सकता है, या फिर पूरे कार्यकाल की मैं सरकार की बात करूं, क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि इस बार जनता मुखर हुई है? मुझे देखिए, मुख्यतः ये एक बड़ा बैकवर्ड स्टेट है जम्मू और कश्मीर जो है। डेवलपमेंट यहाँ पे हमेशा एक मुद्दा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है हर साल बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि और ख़ासकर जब इतने ख़तरनाक किस्म के सैलाब आए उसके बाद तो अब झरझर हो गया है सारा की स्थिति, खासकर कश्मीर में, श्रीनगर शहर में और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने ये तहिया किया होगा कि सब अगर इस सरकार को भी देना है, लाना है वापस, तो भी एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए ताकि हम कल को इनको पकड़ सकें। अगर इन्होंने नहीं किया तो नई सरकार अपनी मर्जी की लाएं, कम से कम कुछ भरोसा हमें जिताया जाए कि कुछ हमारा भला हो, कुछ डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी तारीफ करनी होगी लोगों की कि उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रथा सिस्टम जो है उस पर उन्होंने पूरा यकीन जताया है। जो नहीं तो फ्रस्ट्रेशन किसी और तरह से भी, जहाँ जैसे वहाँ के हालात रहे हैं, बिल्कुल, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं किसी तरह से भी निकल सकती थी, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये एक अच्छी खबर है, सुखद खबर है। और हम इस पर लौटे उससे पहले और बात करते हैं झारखंड की, जहां पर आज पहले दौर का मतदान हुआ है। यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें थी, यहाँ पर आज मतदान का काम पूरा हुआ। यहाँ पर भी शांतिपूर्ण मतदान की खबर है। राज्य में करीब 62% वोट पड़े हैं और इस दौर में 199 जो उम्मीदवार थे वो चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में भी मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। पहले दौर की वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी तादाद में मतदाता पहुंचे। राज्य में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। इस दौर में गुमला, लातेहार, लोहरदगा की सभी सीटें नक्सल पीड़ित हैं। दोपहर बाद मतदान की रफ्तार और बढ़ी। नौजवानों के साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की। The turnout has been quite encouraging in this phase. Till now, we have received the turnout of 61.92. नक्सल पीड़ित इलाकों की विधानसभा सीटें होने की वजह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी मतदान केंद्रों की निगरानी की गई। कुछ इलाकों में नक्सलियों ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से उसे नाकाम कर दिया गया। सबका अधिकार है, इसे सबको अपना अधिकार समझकर देना चाहिए, क्योंकि एक वोट किसी को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। झारखंड में 6 जिलों की जिन 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उनमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा की सभी सीटें, गुमला की 2,
और चतरा की एक विधानसभा सीट शामिल है। चतरा की सिमरिया सीट पर तीसरे और गुमला की सिसई सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा। चतरा, लातेहार, छतरपुर सीट अनुसूचित जाति, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा और मनिका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर सीट पर भी पहले दौर में वोटिंग का काम पूरा हो गया। सभी सीटों पर 23 दिसंबर को परिणाम आएंगे। इस दौर में 199 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और झारखंड में पहले चरण के मतदान पर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हैं राय अतुल कृष्ण साहब। अतुल कृष्ण जी, जिस तरीके से पहला दौर ये कहा जा रहा था कि नक्सल प्रभावित जो बेल्ट है वहां पर था, और जिस तरीके से आंकड़े हैं मतदान के, क्या संकेत दे रहे हैं कि जो एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई, शुरुआत में कुछ जगहों पर एक अपील भी की गई, उस पूरी तरीके से बेअसर रही और मतदाताओं ने पूरी तरीके से भरोसा जताया? ये काफी हद तक ये सही प्रतीत होता है, क्योंकि ये नक्सल जो हैं ये साल दर साल हर चुनाव में ऐसा कॉल देते हैं और वोटिंग प्रतिशत उसके बाद भी ठीक ही रहा। इस साल 62% रहा, तो ये कहा जा सकता है कि काफी लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया और ये कि ये वहाँ की चुनावी राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत है। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ हद तक ये नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनमानस को जगाया है, उसका भी ये प्रभाव कहा जा सकता है। तो क्या ये कहा जाए कि जिस तरीके से अब तक यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल थे वो ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे और अब उनका जो झंडा है, या फिर मैं कहूँ कि उनको जमीन है, वो कुछ खिसकती हुई नजर आने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे काफी हद तक ज्यादा प्रभावित होते हैं बनस्पत की लोकसभा चुनाव से। इसमें इसलिए आपने जो अभी तक जो चुनाव सर्वेक्षण है उसमें आपने देखा होगा किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, और उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो रही है, लेकिन वो भी बहुमत से दूर दिखती है। अब ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया जिस तरह से है, अगर भाजपा को वो हाफ मार्क का अगर आंकड़ा आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी का ही प्रभाव है। लेकिन ये इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, ये सब पार्टियां भी अपना कुछ दिखाएंगी, अपना रुतबा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया रातुल जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और अनिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जम्मू कश्मीर पर विश्लेषण करने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। और अब बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा में आज श्रम विधि संशोधन विधेयक 2011 पारित हो गया। हालांकि वाम दलों ने सदन से वॉकआउट किया। संशोधन विधेयक के जरिए 40 कर्मचारियों वाले संस्थान के लिए श्रम कानूनों की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। राज्यसभा में आज श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम विधि संशोधन विधेयक 2011 पेश किया। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में छोटे उपक्रम की परिभाषा में उन संस्थानों को लाया गया है जहां 10 से कम और 40 से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करते। लेबर्स के वेलफेयर के बारे में, लेबर्स के राइट्स के बारे में हमारा सरकार भी कटिबद्ध है और हम भी कटिबद्ध है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर द इंडस्ट्री आल्सो नेसेसरी, conducive atmosphere for the industry also necessary, because whenever the more production comes, more employability will come. कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने श्रम विधि संशोधन विधेयक 2011 पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने संशोधन से खासकर अस्थायी मजदूरों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता भी जताई। वाम दलों ने भी श्रम कानून में संशोधनों के खिलाफ आपत्ति जताई और सदन से वॉकआउट किया। मैं इसके पक्ष में हूं नहीं, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ऐसा मेरा इनके ऊपर आरोप है। और खास करके जो छोटे तबके के जो मजदूर है जो इस कानून के अंदर काम करते हैं, उनके भारोभार विरोधी है। इनको वोट लिए हैं, लेकिन अब उनके है तो उनको सबसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने वाली है सरकार है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके साथ ही मेरी बात क्या मैं समाप्त करता हूं सर। Peep into any factory in your Delhi, you need not go beyond. In the Wazirpur area or the industrial area, Okhla and others. Please peep into. More than 100 workers are working. Only 20 workers are now in their register. What you could do? There are written complaints to the government. Nothing could be done.
This is the state of affair. You are further simplifying, further diluting the provision. भारत की जो प्रभु सत्ता है, उसकी जो सार्वभौमिकता है और जो 200-300 साल का गरीब मेहनत कश मजदूरों का इतिहास है, जिन्होंने कुर्बानी देकर के कानून अपने पक्ष में बनाए थे, उसका गला घोटने वाला है। स्थायी समिति ने 20 दिसंबर 2005 को अपनी 10वीं रिपोर्ट में इससे जुड़े संशोधन सुझाए थे। बीजेपी के बासवराज पाटिल ने कहा कि ये विधेयक सभी कर्मचारियों के हित में है, तो टीएमसी के डी बंदोपाध्याय ने इसे मजदूर विरोधी बताते हुए इसकी मुखालफत की। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। बीमा संशोधन बिल पर विचार कर रही राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी की समय सीमा 12 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। सदन ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिल के जरिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने का प्रस्ताव है। सदन में सिलेक्ट कमेटी की मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष चंदन मित्रा ने रखा। Motion moved. Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. सीपीएम के पी राजीव ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी। दूसरे सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। I am the member of the committee. I am the member of the committee. I am not aware of this. Nothing prevents the chairman to convene a meeting and then come to the House. I think if that should be done, that will be in the right spirit, and let the committee meet, and then the chairman can come here and seek extension. It's not going to take time. We want the committee to function properly. Members of the committee are members of this House. They are all here. Chairman is here. What prevents the committee from meeting and then recommending? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 28 नवंबर को समिति की समय सीमा खत्म हो रही है। अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो समिति भंग हो जाती। So there are two options. The House extends it. We'll wait for the select committee. The House doesn't extend it. Let's take up the bill tomorrow for consideration. इसके बाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। If you are to have a motion amendment, you should have given early. It was in the notice. It was in the circulation. There is a rule for that also. समिति के सदस्य जेपी नड्डा और मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री बनने के बाद समिति में 2 नए सदस्य बनाए गए हैं। ये वीपी सिंह बदनौर और रंगासाई रामकृष्ण हैं। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद में आज कालेधन का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्ष की मांग थी कि प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा हो। लोकसभा में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विपक्ष की मांग मानने से इनकार कर दिया। इस पर विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जेडीयू, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सदस्यों ने काले धन का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। भोजनावकाश के बाद भी टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने ये मसला उठाया। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा का भरोसा दिलाया। Not taken up at all. The government has made some assurances outside the house, inside the house, everywhere for the last 100 days that all this black money will come back. There has been no action taken about it. So there is zero hour notice. You. In consultation with the political parties, whenever the chairman or yourself fix a discussion on the subject, the government is too willing to have it. Okay, no problem. लोकसभा में भी प्रश्नकाल की शुरुआत में ही विपक्ष ने काले धन पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। विपक्ष चाहता था कि अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रश्नकाल को स्थगित कर तुरंत इस मसले पर चर्चा कराएं, लेकिन मांग नहीं माने जाने पर विपक्षी सदस्य अवरोध करने लगे। सरकार ने कहा कि वो इस मसले पर बहस के लिए तैयार है। Under whatever rule you allow it, the government is ready. There is nothing to hide. We have taken a lot of initiatives, and we'll be happy to take the House into confidence about the steps that have been taken by this government. विपक्ष संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था और चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस मसले पर जवाब की मांग की। They defamed the UPA 2 government on this issue only, and they went the door to door, city to city, town to town, village to village. They propagated. Therefore, they should apologize for this. Absolutely. That's why we want this. लोकसभा में अवरोध के चलते प्रश्नकाल में महज 2 सवाल ही पूछे गए। शून्यकाल के दौरान भी ये मसला उठता रहा। प्रणव गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। भारत ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर लगी 1 दशक पुरानी पाबंदी को हटा लिया है और
एक दूसरे के देशों में 25,000 रुपये तक ले जाए जा सकेंगे। जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच कई समझौते भी हुए हैं, जिसके तहत एक दूसरे के देशों में निर्धारित रूट पर परमिट के साथ वाहनों को अनुमति होगी। साथ ही ट्विन सिटी पैक्ट के तहत दोनों देशों के चुनिंदा देश इसके दायरे में होंगे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री काठमांडू पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने नेपाल से आने वाले टेलीफोन कॉल की कीमतों में 35% की कमी का ऐलान किया। भारत की ओर से नेपाल को ई लाइब्रेरी में सहयोग और ध्रुव हेलीकॉप्टर देने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी की जांच के लिए नेपाल को मोबाइल यूनिट दी जाएगी। भारत ने 500 और 1000 रुपए के नोटों पर लगी 1 दशक पुरानी पाबंदी को हटा लिया है और एक दूसरे के देशों में 25,000 रुपए तक अब ले जाए जा सकेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं, जिसके तहत एक दूसरे के देशों में निर्धारित रूट पर परमिट के साथ वाहनों को अनुमति होगी। साथ ही ट्विन सिटी पैक्ट के तहत दोनों देशों के चुनिंदा देश दायरे में होंगे। भारत खुले दिल से यहाँ के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सदा सर्वदा आपके साथ खड़ा है और वो हमारे लिए सौभाग्य होगा, एक प्रकार से अपनों की सेवा करने का यह अवसर है। प्रधानमंत्री ने काठमांडू दिल्ली बस सेवा का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल को अपना संविधान निर्माण का काम जल्द पूरा करना चाहिए। पिछले 3 दशकों में सार्क एक फोरम के तौर पर तो विकसित हुआ है, लेकिन इस 18वें शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वाकई आपसी राजनीतिक मतभेद भुलाकर आर्थिक सहयोग की दिशा में ये देश आगे बढ़ सकेंगे? क्या ये संभव है कि सार्क अपने को एक फ्री जोन में तब्दील कर सके? भारत के सहयोग से नेपाल में बिजली सहित कई अन्य परियोजनाएं चल रही हैं, जो जल्द ही पूरी की जाएंगी। केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी यात्रा है। बुधवार और गुरुवार को वे सार्क शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। काठमांडू में आरफा खानम शेरवानी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा टीवी संवाददाता आरफा खानम शेरवानी काठमांडू में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सार्क शिखर सम्मेलन में आज क्या कुछ गतिविधियां रही हैं। आरफा, सार्क विदेश मंत्रियों की आज बैठक हुई है, क्या रहा इसमें? जी हाँ, 8 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है कल की बैठक से पहले की तैयारी है, एजेंडे पे बातचीत है और खासकर एक आइस ब्रेकिंग के तौर पर भी लिया जाता है कि इससे पहले कि प्रधानमंत्री मिलें, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलें, इससे पहले विदेश मंत्री मिलते हैं और हमेशा जो शिखर सम्मेलन होते हैं उससे पहले ये मुलाकात होती है। समझा ये जा रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है पूरे समूह में वो ये बन रही है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक भूमंडलीकरण की तरफ तेज बढ़ते हुए दुनिया में क्या क्षेत्रीय ताकतें जो हैं वो अलग अलग रह सकती हैं। क्या वाकई ये एक दूसरे के हित में नहीं है, इन सभी देशों के हित में नहीं है कि साथ आएं और कनेक्टिविटी इसलिए जो एक दूसरे को जोड़ना है वो सबसे बड़ी थीम के तौर पर उभर रहा है। जी, और आरफा, अगर पहले दिन, क्योंकि कल पहला दिन होगा, तो क्या हुए मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा होगी? जी और एजेंडे का हम जिक्र करें तो एजेंडे में अगर ऑफिशियली थीम देखी जाए तो डीपर रीजनल इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ये थीम रखी गई है, जिसमें खासकर 2-3 बातें काफ़ी अहम हैं। इसमें एक तो रीजनल कनेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा जोर है, रीजनल इंटीग्रेशन पे जोर है, ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए। हम आपको मालूम है कि साफ्टा जो है जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी, लगता नहीं है कि उस उद्देश्य में साफ्टा बहुत कामयाब हो पाया है। फ्री मीडिया के तौर पर साफमा का भी आपको याद होगा कि साफमा की भी स्थापना हुई थी, कुछ हद तक ये संस्था कामयाब हुई है। इसके अलावा सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा है कि ये तमाम जो देश हैं कहीं ना कहीं जो इंसर्जेंसी है उससे अफेक्टेड हैं, किस तरह से जो आतंकवाद है उसको लेकर सहयोग की बात हो रही है। जी, शुक्रिया आरफा इस पूरे अपडेट के लिए। आरफा बता रही थी कि असल में पहले दिन क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या एजेंडा है जिन पर खासतौर पर चर्चा होगी सार्क में। आगे बढ़ते हैं। जानी मानी नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका और फिल्म प्रोड्यूसर सितारा देवी अब नहीं रही हैं। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में आज उनका निधन हो गया। वो 94 साल की थी। फिल्मों में उनके 10 सक्रिय वर्षों को छोड़ दें तो उनका शेष जीवन नृत्य को समर्पित रहा। बनारस के प्रख्यात मिश्र परिवार में जन्मी सितारा देवी का नाम उनके पिता ने धन लक्ष्मी रखा था और प्यार से वो धन्नो कही जाती थी। 1920 में कोलकाता में जन्मी सितारा देवी करीब 80 साल पहले फिल्मी दुनिया में एक सेंसेशन बनकर उभरी। और उस जमाने में मतलब एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हुआ करता था।
हम लोग सब कई मिलजुल कर साथ में काम करते थे, एक ही साथ। जब शूटिंग नहीं होती तो खूब खेलते भी थे। मुंबई पहुंचते ही छा जाने वाली सितारा देवी महज 10 साल की उम्र में अपने नृत्य से दर्शकों को चौंका चुकी थी। 1971 में लगातार 12 घंटे तक नृत्य करके दर्शकों का मन मोह चुकी थी। करीब 80 साल की उम्र में उन्हें दिल्ली के कमानी सभागार में 1 घंटे तक नृत्य करते हुए देखा गया था। सितारा देवी ने करीब 70 साल पहले अपने उस सक्रिय फिल्म करियर को अलविदा कह दिया था, जहां उन्होंने फिल्मों के हर क्षेत्र में खूब शोहरत कमाई और रंगीनियों का लुत्फ लिया। नृत्य में उनकी तूफानी गतियां हमेशा उनके प्रशंसकों के मन में ताजा रहेंगी। सजना साँझ भई आन मिलो यान मिलो, सजना साँझ भई। राज्यसभा टीवी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब चलते चलते एक नजर दूसरी कुछ बड़ी अहम खबरों पर। 2 नवंबर को भारत पाक सीमा के करीब पाकिस्तानी क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद से ही अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान बस सेवा पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए बस अड्डे को 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी सरकार की सालाना रिपोर्ट आज पेश की। मुख्यमंत्री के मुताबिक सत्तारूढ़ जेडीयू गठबंधन की सरकार बीते 9 सालों में राज्य को प्रगति के पथ पर ले गई है। भारत ने पूर्वी जेरूसलम में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने कहा है कि पूर्वी जेरूसलम में उकसाने वाली गतिविधि पर रोक लगे। भारत ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक हल के लिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज हरियाणा से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। बीजेपी ने दोनों को राज्य से उम्मीदवार बनाया है। मंगलवार को पर्चा भरने का आखिरी दिन था। राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने 6 नगर निगमों में से 5 पर अपना कब्जा जमाया है। पार्टी ने बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और जयपुर नगर निगम में जीत हासिल की है। अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या के मामले में आए ग्रैंड जूरी के फैसले पर अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्रैंड जूरी ने अश्वेत युवक पर गोली चलाने वाले श्वेत पुलिस अधिकारी के खिलाफ अभियोग चलाए जाने से इनकार कर दिया था।